अब देखिए, इसमें ये स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स आर्क बता दिए थे क्या? रिफ्लेक्स आर्क हो गया था। द नर्व्स, हमारे बॉडी में यानी नर्वस सिस्टम में नर्व्स दो तरह के, एक जो ब्रेन से ओरिजिनेट करते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्रेनियल नर्व्स, और दूसरे जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट करते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है ना? ये नर्व्स, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटे, एक हो गया क्रेनियल नर्व्स, और दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट किए उन्हें कहे स्पाइनल नर्व्स। ठीक है? कोई डाउट? अच्छा, वो क्लास के बाद पूछ लीजिएगा। तो क्रेनियल नर्व्स ये ओरिजिनेट करते हैं कहां से? ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व ये ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। फिर है क्रेनियल नर्व्स, ये होते हैं तीन तरह के, और इन्हें डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। ब्रेन का फोर ब्रेन पढ़ते समय एक हिस्सा सेरेब्रम का देखे हैं जहां पे हम लोग को मिला है सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, है ना, और एसोसिएशन एरिया मिला था ना। तो वहीं से हम लोग इसको, है ना, आगे बढ़ाते हैं। सेंसरी यानी कि सेंसेशन लेकर आने वाला, ऐसे नर्व जो सेंसेशन लेकर आते हैं उन्हें कहते हैं सेंसरी। ठीक है? तो क्रेनियल नर्व्स एक प्रकार के होंगे सेंसरी इन नेचर। दूसरा आप देखें मोटर, यानी ये कोई किसी तरह का मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए इंफॉर्मेशन देते हैं, तो उन्हें कहते हैं मोटर न्यूरॉन्स या मोटर नर्व्स। तो दूसरे प्रकार का क्रेनियल नर्व होगा मोटर नर्व्स। और तीसरे प्रकार के जो हैं वो दोनों तरह के एक्शन करते हैं, सेंसरी भी हो जाते हैं, मोटर भी होते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ये कहलाते हैं मिक्स्ड, मतलब इनमें सेंसरी और मोटर दोनों प्रकार की एक्टिविटीज होती है। ठीक है? तो सेंसरी किनको कहेंगे? दोज which bring information to the brain। वैसे नर्व्स को जो कि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं उन्हें कहते हैं सेंसरी। ठीक है? अब मोटर, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बॉडी पार्ट्स लाइक मसल, ठीक है, ग्लैंड्स एटसेट्रा, या विसरल ऑर्गन्स। एनीवे, तो मोटर न्यूरॉन्स वो होंगे जो इंफॉर्मेशन ब्रेन में से कैरी करके ले जाएंगे ताकि कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी हो सके। और मिक्स्ड, दे फंक्शन both as motor
एंड सेंसरी। ये मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स इन 3 तरह के होते हैं। ठीक है, यहां तक लिखिए। हो गया। तो थोड़ा जानना चाहिए, एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में ये तो है नहीं, लेकिन नर्व्स हैं, नर्व्स के बारे में थोड़ा जानना चाहिए। हम्म, आई ईयर हटा दिया है। अच्छा, इन शॉर्ट हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अगर नीट के सिलेबस में रखा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए शॉर्ट में मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना है उतना तक हम लोग करके चलेंगे। हाइंड ब्रेन तक ही उसमें। ठीक है, यहाँ तक आ गए। क्रेनियल नर्व्स, इनके नंबर ये होते हैं 12 पेयर्स। ठीक है, अगर एक लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट कर रहा है तो दूसरा राइट साइड से, इस तरीके से पेयर बना के निकलता है। राइट, तो हम लोग इसका नंबरिंग करें। क्रेनियल नर्व नंबर, cranial nerve, CN for cranial nerve। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो 12 जोड़ी हैं, तो 12 को हम लोग सीरियल वाइज सजाए। देखिए, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने का जरूरत होता है कि इसमें कौन सा मोटर टाइप है और कौन सा सेंसरी टाइप। तो उसके सीक्वेंस को हम लोग कैसे याद किए हैं, यहाँ पेरेंथेसिस में लिख दें, एस फॉर सेंसरी,
एम फॉर मोटर और एम आई फॉर मिक्स्ड। ठीक है, तो हम लोग याद किए थे सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स्ड, मोटर, मिक्स्ड, सेंसरी, मिक्स्ड, मिक्स्ड, मोटर, मोटर। सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स्ड, मोटर, मिक्स, सेंसरी, मिक्स्ड, मिक्स्ड, मोटर, मोटर। इस ऑर्डर को याद रखिएगा, बगल में फर्स्ट से लेकर 12 तक बैठाते जाइएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे फायदा क्या है, अगर क्रेनियल नंबर 1, क्रेनियल नर्व नंबर 1 पूछा, हम जानते हैं उधर से देखे तो सेंसरी आता है, यानी कैसा होगा, ये सेंसेशन पहुंचाने वाला होगा। मान लेते हैं आर्बिट्रेरीली, रैंडमली हम उठा लिए क्रेनियल नर्व नंबर 6। ठीक है, तो गिनेंगे सेंसरी, सेंसरी, मोटर, मोटर, मिक्स, मोटर। अच्छा, तो 6 वाला होगा मोटर एक्टिविटी वाला, ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि जरूरत पड़ा, कभी अगर कहीं से पूछा, तो ये सिस्टम हम लोग को हमेशा याद रहता है। निमोनिक कहते हैं इसको, इस निमोनिक के मदद से आप याद रख सकते हैं। अब इनके नाम है, भले आप लोग याद रखें। ऑल्फैक्टरी, तो अगर ये सेंसरी है तो ऑल्फैक्शन स्मेल से रिलेटेड है, ये हमें सेंसेशन ऑफ स्मेल देगा। ठीक है, सेंसरी है तो सेंस ऑर्गन से जुड़कर ब्रेन तक आ रहा है ना, तो ये हमें सेंसेशन ऑफ स्मेल देगा। ऑल्फैक्टरी पहला है, सेकंड का नाम है ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमाइनल, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस नर्व या क्रेनियल नर्व। ये है एसेसरी, और ये है हाइपोग्लॉसल नर्व। ये नाम है इनके। ठीक है, अब इनके नाम से इनके फंक्शन को हम लोग कनेक्ट करके देख सकते हैं। देखिए ऑल्फैक्टरी बता ही दिए, ये किससे रिलेटेड होगा, स्मेल से। ठीक है, ऑप्टिक, ये रिलेटेड है विजन से। ऑक्यूलोमोटर, ये आई मूवमेंट। ट्रोक्लियर, ये भी आई मूवमेंट। ट्राइजेमाइनल, ये 3 ओर जाते हैं। ऑप्टिक पार्ट है, अपर जॉ पार्ट है, और लोअर जॉ पार्ट है। और जानते हैं अपर जॉ को जो कंट्रोल करता है, वही उसी का कुछ ब्रांच हमारे लोअर आईलिड के तरफ भी जाता है, आईलिड। इसलिए कई बार होता है क्या, डेंटिस्ट बड़े सावधानी से दांत निकालते हैं,
कई बार होता है अगर उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं है तो रूट मतलब टूथ एक्सट्रैक्शन के समय में बहुत बार आई डैमेज होने के चांसेस रहते हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ इट. ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है. तो ट्राइजेमाइनल, ट्राई से ही नाम पता चल रहा है कि 3 जगह जाएगा, है ना. तो ये ऑप्टिक पार्ट को, अपर जॉ पार्ट को और लोअर जॉ पार्ट को डिलीवर करता है नर्व्स. ठीक है. और जो लोअर जॉ वाला पार्ट है उसको कहते हैं मैंडिबुलर, और अपर जॉ वाला पार्ट है इसको कहते हैं मैक्सिलरी. ये मैक्सिलरी पार्ट को और ये मैंडिबुलर पार्ट को ब्लड, ये नर्व सप्लाई करता है. अब एब्ड्यूसेंस ये भी आई मूवमेंट से रिलेटेड है. फेशियल, ये फेस एंड टेस्ट बर्ड. अगर स्वाद अच्छा लगा तो मुंह बनाते हैं, अच्छा सा मुंह. स्वाद गंदा लगा तो मुंह कैसा बनाते हैं, तो उनसे रिलेटेड है. वेस्टिबुलो कॉक्लियर, वेस्टिब्यूल जो है वो रिलेटेड है बॉडी इक्विलिब्रियम से. ठीक है. जो इनर ईयर जो आप कह रहे हैं हटा दिया है, इनर ईयर का पार्ट था. ईयर को 3 हिस्से में बांटा गया है ना, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर. तो इनर ईयर में 2 पार्ट है. एक हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देते हैं, है ना, साउंड का सेंसेशन देता है. और एक पार्ट है उसी का एक्सटेंडेड पोर्शन है, वो हमें इक्विलिब्रियम यानी बॉडी पोस्चर को बैलेंस करने में मदद करता है. तो जो वेस्टिबुलर पार्ट है, वेस्टिबुलर पार्ट ये रिलेटेड है बॉडी बैलेंस और मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम. वेस्टिबुलर पार्ट और जो कॉक्लियर पार्ट है ये रिलेटेड है विथ हियरिंग. ये हमारे सुनने की एक्टिविटी से रिलेटेड है. ग्लॉसोफेरेंजियल, ये टंग, एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ग्लॉसो टर्म रिलेटेड है टंग से, और फेरेंजियल फेरिंग्स से. इसी से हम लोग इसको, है ना, अरेंज करते हैं, अपने लिए समझते हैं कि ये टंग और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड रहेगा, फेरेंजियल पोर्शन से ऑफ कोर्स. और वेगस ये हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्ट रेट, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बहुत सारी चीजों को. इसलिए जब हम डर जाते हैं कई बार तो पैल्पिटेशन बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ता है ना, मुंह सूखने लगता है जैसे कुछ तेजी से चल रहा है, तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है, इस तरीके से. तो वेगस जो है बहुत सारे एरिया को, बहुत सारे सिस्टम्स को नर्व सप्लाई करता है, लाइक टू द हार्ट यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, एटसेट्रा. एसेसरी ये फिर हमारे, है ना, फेस, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर टेस्ट बर्ड, एटसेट्रा से रिलेटेड है. और हाइपोग्लॉसल, फिर टंग एंड
टेस्ट बर्ड। तो ये मोटर एक्टिविटी है, ये मोटर एक्टिविटी है, मिक्स्ड है, ये मिक्स्ड है, सेंसरी मिक्स्ड मोटर मिक्स मोटर मोटर सेंसरी सेंसरी, या सेंसरी सेंसरी मोटर मोटर मिक्स सेंसरी मिक्स मिक्स मोटर मोटर। इस ऑर्डर में इसको याद रखिएगा, नाम है, 2-3 बार देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। क्योंकि बुक में नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी आपका ऑफ टाइम होगा एटलीस्ट इस पर ध्यान रखिएगा। कभी मान लेते हैं किसी हालत में नीट में अगर पूछा है ना, एक्सपेंशन करने के दौर पे कई बार होता है कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा, या ये अगर आपके पास विजन रहेगा, इसके बारे में जानकारी रहेगी, तो बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चैप्टर सम अप ही करेंगे, ज्यादा इसमें हम लोग अब क्योंकि है नहीं बहुत ज्यादा, उसमें तो ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। ये लिस्ट नोट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए तब तक एनसीईआरटी और क्या क्या हटा दिया। दो विंडो प्लान में पेंक्रियास टेस्टिस ओवरी के ये नहीं चेंज किया है। ठीक है, हो गया। ये थे 12 जोड़े क्रेनियल नर्व्स।
अब देखिए दूसरे तरह का जो नर्व है वो है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जैसे क्रेनियल नर्व का ओरिजिन कहां से था? ब्रेन से। तो स्पाइनल नर्व इनका ओरिजिन, वेरी गुड, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए तो हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम के तरीके से अगर बांटें तो स्पाइनल कॉर्ड में कितने हिस्से दिखाई पड़ेंगे? वर्टिब्रल कॉलम कितने तरह के हैं? सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, फिर सैक्रल, फिर कॉकिजियल। 5 पार्ट में बांटा हुआ है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड पार्टेड लाइक, अगर इसको ऐसे बांटे तो एक मिलेगा हमें कैसा? सर्वाइकल, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। फिर मिलेगा थोरैसिक पार्ट, फिर मिलेगा लंबर पार्ट, फिर सैक्रल पार्ट, कॉकिजियल पार्ट, है ना। अगर हम लोग इसको वर्टिब्रल कॉलम के टर्म में देखें तो सर्वाइकल कितने रहते हैं? 7। थोरैसिक कितने होते हैं? लंबर, सैक्रल और कॉकिजियल। आप नर्व्स अगर देखेंगे कैसे होंगे? स्पाइनल, तो सर्वाइकल से निकलते हैं 8 पेयर स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, ये ध्यान में रखें। थोरैसिक से एज यूजुअल 12 पेयर निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स। लंबर से एज यूजुअल 5 पेयर स्पाइनल नर्व्स। सैक्रल से 5 पेयर स्पाइनल नर्व्स और कॉकिजियल से 1 पेयर स्पाइनल नर्व निकलते हैं। टोटल ऐड कीजिए 5 5 10, 12 8 20 10 30 और 1 31, 31 पेयर्स। ये सिंपल हिसाब किताब है, ये याद रखिएगा। यहां तक पूरा कीजिए। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इनका नेचर कैसा होता है। तो देखे होंगे जो हम लोग क्रेनियल नर्व्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, सभी के सभी क्रेनियल नर्व्स 3 तरह के हैं, है ना। सारे क्रेनियल नर्व्स मिलके 3 टाइप में डिवाइडेड है, या तो सेंसरी है, या मोटर है, या मिक्स टाइप। इनके जो है ऑल 31 पेयर्स आर मिक्स टाइप, यानी ये सेंसरी टाइप भी है और मोटर टाइप भी है।
हो गया। अब सिंपल इंट्रोडक्शन लेकर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। सेंस ऑर्गन्स, इसमें हम लोग को पढ़ने के लिए था, ये है से था हो गया, आई और ईयर। ठीक है, आई में अगर इसका एनाटॉमिकल स्टडी करेंगे तो हम लोग को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स मिलते हैं, क्योंकि आई 3 पार्ट में डिवाइडेड भी है, आउटर, मिडिल एंड इनर। ये इनर पार्ट जो होता है ना, ये बना हुआ है रेटिना का, और आउटर पार्ट ये स्क्लेरा का, मिडिल पार्ट है इसे कहते हैं कोरॉइड। ठीक है, 3 पार्ट में बटा हुआ है सिंपली। रेटिना, यहां पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या करेगा कोरॉइड, ये कई काम करता है। बैक साइड यानी पीछे की तरफ जहां पे रेटिना है ना, उस साइड और उसके एडजॉइनिंग एरियाज, टोटल आई में ब्लड सप्लाई करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका। इट इज ब्लड सप्लायर by its two-thirds of posterior part। ठीक है, तो एंटीरियर पार्ट करता क्या है, एंटीरियर पार्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। ये हमारे पुपिल, जहां से, जिसको आंख की पुतली कहते हैं, जिससे लाइट एंटर करता है, पुपिल को बनाता है। उसके बाद हमारे आइरिस, जिसमें आई का कलर कहते हैं ना, जैसे बहुतों का ब्लैक आई है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इंडियंस में देखते हैं ब्लैक कलर आई है, ये वाला राउंडेड एरिया। यूरोपियंस में या दूसरे, है ना, उस तरह के कम्युनिटी के लोगों में आप पाएंगे कई जगह पे ब्लू, कहीं पे ग्रीन, बहुत सारे लोगों का ब्राउन आई भी होता है। तो दैट कलर पार्ट इज ऑल्सो मेड बाई इट। ठीक है, वो आइरिस कहलाता है। और इससे एक लोब लाइक स्ट्रक्चर आगे की तरफ बढ़ता है जो हमारे लेंस को होल्ड करता है। ये मिडिल पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये ब्लड सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इतना ज्यादा इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं इसीलिए ब्लूइश नजर आता है ये पोर्शन। ठीक है, जो पोस्टीरियर पार्ट है। और इंटीरियर पार्ट आगे चल के, पोस्टीरियर पार्ट पतला भी होता है, थिन इन नेचर, आगे तरफ आके ये बनाता है ऐसा स्ट्रक्चर जो कि लेंस को होल्ड करेगा, लेंस के अराउंड, है ना, कलरफुल एरिया आइरिस बनाएगा, और वही आइरिस आगे चल के हमारे पुपिल को भी फॉर्म करता है, ताकि एपर्चर को कंट्रोल कर सके। जब हमें दूर का चीज देखना है, तो ब्राइट लाइट देखना है, तो, है ना, डिम लाइट देखना है, तो हम आंख का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल यही एरिया बन जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, हालांकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें अगर डैमेज हो गई, ये सब सही सलामत है, दिखेगा ही नहीं। अगर ये ठीक है, ये ठीक है, यही गड़बड़ हो रहा है, तो ना लेंस ठीक से खड़े रहेगा, और ये स्क्लेरा ये ऊपर से कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये टफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि आई के मेन बॉडी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और स्क्लेरा यही आगे के तरफ आके कॉर्निया बनाता है। आप लोग सुनते हैं ना, कॉर्निया कॉर्निया, इट मेक्स द कॉर्निया। स्क्लेरा मेक्स कॉर्निया एट द एंटीरियर पोर्शन, मेक्स कॉर्निया एट एंटीरियर पोर्शन या एंटीरियर पार्ट, और ये ट्रांसपेरेंट होता है कॉर्निया। ठीक है, और एक चीज जान ले, अगर किसी का आई ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, कहते हैं ना हम आई डोनेट करके जा रहे हैं, तो आपको पता है आई का कौन सा हिस्सा किसी में इम्प्लांट किया जाता है? इट्स ओनली द कॉर्निया, बिकॉज इट डजंट हैव एनी ब्लड सप्लाई।
डायरेक्ट ब्लड सप्लाई इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और किसी भी ह्यूमन का किसी दूसरे ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इसमें इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। जैसे होता है ना कि अगर हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन है, लिवर है, किडनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते हैं, तो एक प्रॉब्लम आता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। मतलब जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसके अगेंस्ट में ही जो रेसिपिएंट है जिसे वो ऑर्गन मिला उसके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगते हैं, क्योंकि वो उसे फॉरेन ऑब्जेक्ट मानता है। वो ये नहीं समझता है कि ये हमारे लिए यूजफुल है, बस वो देखता है कि ये बाहर से आया हुआ है, इसका जो एंटीजेंस है, एंटीजन यानी इसके सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे द्वारा तैयार किए हुए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसलिए वो उनके खिलाफ एक्शन करता है। ये टोल तो मिलेगा पढ़ने के लिए कि कैसे हमारा इम्यून सिस्टम फंक्शन करता है, तो उसी का एक अहम पार्ट है कि वो रिकॉग्नाइज करता है। तो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन जो है वो यहां काम नहीं करता, इसलिए किसी का भी किसी में, है ना, कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, बाकी दूसरा पार्ट नहीं यूज होता। तो दैट वन, दिस इज कॉर्निया एंड ट्रांसपेरेंट वन। अब कई बार कंफ्यूजन होता है कॉर्निया कहां पे है, कंजंक्टिवा कहां पे है। तो हम लोग कहते हैं आगे की तरफ कॉर्निया बन रहा है, आगे की तरफ भी कंजंक्टिवा है। तो देखिए हमारे आंख का जो व्हाइट वाला पोर्शन है और वो पोर्शन आगे की तरफ आके आईलिड के साथ एसोसिएटेड है, वैसे नहीं दिखाई देगा। बहुत सारे लोग बचपन में भूत बनने के लिए पलटते हैं ना, और लाल सा हिस्सा दिखाई देता है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजंक्टिवा। और आंख आना कहते हैं बीच में गर्मी के मौसम में, इस बार आई नहीं करना है, इन्फेक्शन हो जाएगा, नेवर डू दैट। तो वो नहीं करना चाहिए, कई बार डैमेज हो जाता है, कई बार चोट लग जाती है, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, नेवर डू दैट। तो कहने का मतलब है गर्मी के मौसम में हम लोग अभी नहीं सुने थे आई फ्लू फैला हुआ है, दैट इज एक्चुअली नॉट दैट, इन्फेक्शियस है ना। वो वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि कंजंक्टिवा पर अटैक करते हैं और इस वजह से उसमें इरिटेशन होता है, रेडनेस आ जाता है, स्वेलिंग होता है एंड व्हाट नॉट। कई बार आई बॉल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है जिससे आंख चली जाने की यानी रोशनी चली जाने का भी, है ना, खतरा होता है। तो कंजंक्टिवाइटिस जैसे ही हो इमीडिएट उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो फिर देखिए कंजंक्टिवाइटिस, ITIS यानी स्वेलिंग ऑफ कंजंक्टिवा, राइट। तो ये व्हाइट वाला पोर्शन और आईलिड के साथ अंदर की तरफ जुड़ा हुआ हिस्सा वो पूरा का पूरा कंजंक्टिवा बना रहा है, और कंजंक्टिवा एक जगह छूटा हुआ रहता है, वो है कॉर्निया के ऊपर। और कॉर्निया कहां पे है, वही पुपिल वाले एरिया के ऊपर। ये हमारा जो कॉर्निया है वो हमारे आइरिस, जिसको कह रहे थे, जो आई कलर दे रहा है, आइरिस और सिलियरी बॉडी, लेंस, इनको कवर करके रखता है कॉर्निया, ठीक है। लेट एज में कई बार होता है क्या कि कॉर्निया डिफॉर्म हो जाता है, सही सलामत नहीं रहता, उसका सरफेस थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ना इमेज उनको ठीक से दिखता नहीं है। गोल मटोल चीज उनको चपटा दिखाई देगा, है ना, लंबा चीज उनको फैला हुआ नजर आएगा। तो उसके पीछे रीजन होता है कॉर्निया उनका थोड़ा सा डिस्शेप हो गया। तो इस डिजीज को कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। उनको डिस्टेंस ज्ञान करने में दिक्कत नहीं होता, नजदीक वाला चीज नजदीक से दिखेगा, दूर वाला चीज दूर का दिखेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट का शेप देखते हैं शेप गड़बड़ नजर आने लगता है, दैट डिजीज इज एस्टिग्मेटिज्म, और ये कॉर्निया से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस विजन करेक्शन के लिए हम लोग कैसा लेंस यूज करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। तो वो फिर इस विजन करेक्शन को ला देता है। एनीवे, तो आउटर पोर्शन स्क्लेरा है, यही आगे चल के हमारा कॉर्निया बनाता है, और आई को बाहर की तरफ से प्रोटेक्शन देने के लिए म्यूकस लेयर के साथ रहता है कंजंक्टिवा, राइट। तो सबके बारे में चर्चा हो गई, रेटिना के बारे में थोड़ा जान लें। रेटिना में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं विजन के लिए, रॉड एंड कोन, है ना, रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड सेल्स ये रोडोप्सिन के साथ
रोडोप्सिन प्लस सेल्स, और रोडोप्सिन विटामिन ए से बनाए जाते हैं, फ्रॉम विटामिन ए, ये है रेटिनॉल। इसलिए अगर किसी को विटामिन ए डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें, है ना, विजन प्रॉब्लम होता है। अब कैसा विजन, एक एक करके देखें। कौन सेल्स रेस्पॉन्सिबल है कलर विजन के लिए? कलर विजन गिविंग सेल्स। और रॉड सेल्स जो हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन देते हैं। अब इसका क्या फायदा, कलर टीवी के जमाने में कौन ब्लैक एंड व्हाइट देखता है? लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये विजन तब काम करता है जब हमें ब्राइट लाइट मिलता है, एक्टिव इन ब्राइट लाइट। ठीक है, तो सब अगर कलर टीवी के बहाने रहेगा तो उसको दीने में देखेगा, रात में बिल्कुल अंधा हो जाएगा। रात में भी हल्का तो दिखता है ना, पता तो चलता है, भले हम कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पाए। जो ब्लू, ब्लैक, रेड, जो डीप कलर्स है सब काला नजर आता है ना, तब ना कहते हैं दिन की रोशनी में देखेंगे तब पता चलेगा। वाई? बिकॉज कलर विजन के लिए हमें ब्राइट लाइट चाहिए, है ना। और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट विजन है ये एक्टिव कब होता है? जब डिम लाइट रहता है, इन डिम लाइट। इसीलिए दोनों प्रकार के विजन की आवश्यकता होती है। अब देखिए, अगर किसी को विटामिन ए डेफिशिएंसी हो गई, यानी रेटिनॉल डेफिशिएंसी, तो कौन सा अफेक्टेड होगा? रॉड सेल्स अफेक्टेड होंगे। रॉड सेल किससे रिलेटेड है? ब्लैक एंड व्हाइट विजन। और ब्लैक एंड व्हाइट विजन कब आता है? डिम लाइट। कब डिम लाइट होता है, डे या नाइट? नाइट। दैट इज व्हाई डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल कॉज लॉस ऑफ नाइट विजन, नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में रोतौंदी जिसे कहते हैं, रात में नहीं दिखेगा। कौन सेल्स को एक्टिव करने के लिए उस समय ब्राइट लाइट होगा तब ना। हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। डिपेंड करता है किस तरह का इंजरी है, किस तरह का कंडीशन है उसके ऊपर। जैसे एक सुनते हैं कि लेट एज में काफी, मतलब ओल्ड एज हो जाने के बाद विजन लॉस हो जाता है, अंधे हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? जब आप रेटिना का लेयर देखिएगा उसमें एक पोर्शन ऐसा होता है जहां पे बहुत पतला रहता है, वो बहुत ही थीन लेयर में रेटिना रहता है, उसको कहते हैं हम लोग मैक्यूला ल्यूटिया, येलोइश कलर का होता है और उसमें एक डिप्रेशन रहता है, उसे मैक्यूला फोबिया कहते हैं। फोबिया यानी गड्ढा, ठीक है, यहाँ पे। तो उस जगह पे कोन सेल्स ही होते हैं और मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोन सेल्स रहता है। इसलिए जब हमें एकदम साफ साफ कोई चीज देखना होता है ना, तो हम आई को फोकस ऐसा करते हैं कि उस एरिया में इमेज बने। तो क्लियर कट इमेज के लिए उस एरिया का बहुत जरूरत होता है। अब देखिए, जो आप बोल रहे थे उससे रिलेटेड एक बात बता रहे हैं। एजिंग के साथ क्या होता है, उस एरिया में डैमेजेस आते हैं या अगल बगल में स्कार टिश्यू तैयार होता है। जैसे कैसे है, बहुत दिन तक अगर कोई नहीं नहा है तो स्किन पे कैसे लाइन, मतलब स्केल्स निकलने लगते हैं, है ना। या लेट एज में बहुत बुरे आदमी का अगर स्किन देखिएगा कैसे रिंकल्ड होता है। तो उसी तरह से एजिंग के साथ कई बार होता है क्या कि रेटिना लेवल पे कुछ डिफॉर्मिटी आता है ना, स्कार टिश्यू फॉर्म करता है, करेगा ही, कहीं पे भी घाव हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है, तो स्कार टिश्यू फॉर्म करता है, राइट।
अब स्कार टिश्यू बनने के बाद वो सूख भी जाएगा, ड्राई भी होगा। अगर वो एरिया मैकुला फोबिया पर आ गया गलती से, जो होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या होगा, क्लियर विजन नहीं आता। तो उनको पता चलेगा कि समथिंग इज कमिंग अप, समथिंग इज गोइंग आउट, कोई मेरे आसपास है, वो समझ में आएगा। लेकिन एग्जैक्टली कलर पिक्चर है ना, उसका जो शार्प इमेज है वो शार्प इमेज नहीं बनेगा, और ये रिवर्सेबल नहीं होता। तो डिपेंड करता है रेटिना में किस तरह का है ना डैमेज है, इंजुरी है, या किस तरह का डिजीज है, उसके ऊपर उसके रिवर्सल डिपेंड करते हैं। वो वापस अपने जगह पर आएगा कि नहीं आएगा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो आपको बताया, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेसी इसे कहते हैं, एएमडी। और ओल्ड एज पीपल में 80% कॉज ऑफ विजन लॉस इसी के वजह से होता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेसी, एएमडी, बहुत कॉमन है। ये समझ में आया? इन शॉर्ट आई के बारे में, आई के थोड़े डिस्क्रिप्शन, बाकी डायग्राम वगैरह तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखें। 3 पार्ट में बटा हुआ है, आउटर, मिडल एंड इनर, है ना। मिडिल पार्ट का काम है हमारे आई लेंस को आगे की तरफ होल्ड करना विद सिलियरी बॉडी, और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। उसके साथ मसल्स लगे हैं, तो सिलियरी मसल्स हैं वो। इसके अलावा आई जो है उस पर टीयर आता है, तो 2 तरह के ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है टीयरिंग के लिए, एक है लैक्रिमल ग्लैंड और एक है मीबोमियन ग्लैंड। ठीक है, मीबोमियन ग्लैंड उस तरफ ऊपर की तरफ रहते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड कॉर्नर की तरफ रहते हैं। ठीक है, तो एक ये क्या कहते हैं, क्रेनियम पढ़ते समय या स्कल पढ़ते समय लैक्रिमल बोन देखे थे ना, उसी के ऊपर लैक्रिमल ग्लैंड रहता है, उसमें बताए थे। ये लैक्रिमल बोन जो है, ये लैक्रिमल ग्लैंड को होल्ड करने के लिए एक जगह एक एक बेस पॉइंट है जिसके साथ एसोसिएटेड है, तो वहां पे। ठीक है, इस तरीके से आई रहता है, इसको नोट कर लीजिए। यहां तक हो गया? अभी उसे नहीं बनाइएगा, पहले समझा देंगे ये क्या कहना चाह रहा है। एक सिंप्लीफाइड, एक रफ डायग्राम है जिससे हमें कम से कम आइडिया लग जाए कि ईयर काम कैसे करता है।
यहाँ तक में कोई डाउट या कुछ और दिमाग में आ रहा हो? हो गया? इसी आई पे एक और पॉइंट होता है जहां से ब्लड वेसल्स एंटर करते हैं, ठीक है, और जहां से ऑप्टिक नर्व बाहर की तरफ निकलता है, वो एरिया ब्लैंक होता है। वहां पे ना किसी तरह का रॉड सेल होगा, ना कोई कोन सेल होगा, और वो कहलाता है ब्लाइंड स्पॉट। और ब्लाइंड स्पॉट पे कोई इमेज नहीं बनती, क्योंकि वहां पे कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल्स है ही नहीं। अच्छा, ये जो रॉड सेल्स हैं एंड कोन सेल्स है, इन्हें कंबाइंडली कहते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो मतलब लाइट, फोटो फोटोन से है, फोटोन यानी लाइट, और रिसेप्टर यानी लाइट रिसीविंग सेल्स है। तो इन्हें रॉड सेल्स और कोन सेल्स को कंबाइंडली फोटो रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। और ये बाइपोलर होते हैं। इसमें जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो बाइपोलर है। उस बेंच का अभिशाप है, जो बैठता है धमाका करके ही जाता है। हो गया? अब देखिए, खैर इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में आएगा तो फिर और बताएंगे। इन द मीन टाइम आप लोग भी केयरफुल रहिएगा। अब हम लोग आए अगले पार्ट पे, वो है ईयर। इन शॉर्ट इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे इसको डिवाइड किए हैं, साफ साफ समझ में आ ही रहा होगा। इसे हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर, है ना। तो ईयर के भी 3 पार्ट हैं, आउटर या एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर, ठीक है। याद है ईयर ऑसिकल्स हम लोग पढ़े थे, यहां पे रहते हैं मिडिल ईयर में, है ना, मिडिल ईयर में रहते हैं। अब देखिए बताएं, जैसे ये तो दिखाई दे रहा है जिसे बचपन में टीचर ने खींचा होगा और हम चश्मा पहन रहे हैं इसके मदद से, इसे पिन्ना कह रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। अब एक्सटर्नल ईयर में एक कैविटी, एक कैनाल नजर आता है जो अंदर की तरफ चल जाता है। कई बार इरिटेशन होता है जिसमें हम लोग, है ना, कुछ शार्प ऑब्जेक्ट अंदर घुसा के उसको साफ करने की कोशिश करते हैं, बहुत गलत बात है। कभी भी वहां इंजुरी हो सकता है, और अगर इंजुरी हो गया तो फिर वहां पे जो इन्फेक्शन लगेगा, ठीक करने में कई बार ऐसा होता है, बहुत लोगों ने गलती की, है ना, रुई से साफ करने के बाद रुई अंदर छूट गया, फिर गए ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, ईयर नोज एंड थ्रोट, उस स्पेशलिस्ट के पास गए, वो फोर्सेप डाल के, बहुत पतला फोर्सेप आता है, ऐसे लाइट लगा के फोर्सेप से देखकर फिर उसको निकाले। कई बार ऐसा होता है बच्चे कान में कुछ घुसा लेते हैं, तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो कहाँ जाता है वो? इसी में जाता है, कहीं जाके फंस जाएगा। ये जो है ब्लाइंड ट्यूब है, यानी आगे जाने के बाद यहां बंद हो जाता है, ठीक है। और ये जहां पे ढक्कन लगा हुआ है, बंद हो गया, यही है ईयर ड्रम। गुस्से में बोलते नहीं, इतना चिल्ला रहे हो, कान का पर्दा फाड़ दिए, तो दिस इज दैट, कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ठीक है। तो ड्रम सुनते ही इसको बजाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि 24 घंटा बजता है। कोई भी साउंड आएगा यही ढमढमाढम बजेगा। नाउ इसके साथ यहां तक क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में साउंड रिसीव कर रहा है, ठीक है। अब अगर वाइब्रेशन आएगा, जितना तेज वाइब्रेशन आएगा, ये ड्रम, ये मेम्ब्रेन उतनी तेजी से वाइब्रेट करेगा। इसे हम लोग टिम्पैनम भी कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसे हम लोग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं।
और फ्रॉग जब पड़ेगा, फ्रॉग तो रखा ही है, फ्रॉग के सरफेस पे यहीं से शुरू होता है उसका कान, ये वाला हिस्सा नहीं रहता है बेचारे का, यहीं से शुरू होता है, तो यहां से सुनता है वो, तो टिम्पैनम। हाँ, देखना पड़ेगा, वैसे सुनते हैं कि वो मतलब सुन नहीं सकते प्रोबेबली, पर कान तो फ्रॉग के पास भी नहीं है, पर टिम्पैनम है ना, उसके साथ इंटरनल पार्ट लगे हुए हैं, तो देखना पड़ेगा, हम बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, दिक्कत बता देंगे। तो ईयर ड्रम तक है ना, इसको वाइब्रेट कराएगा कौन? एयर, ठीक है। जितना तेजी से एयर ब्लो होगा ये उतने तेजी से वाइब्रेट करेगा। अब देखिए, न्यूटन का प्रिंसिपल था कि आप एक्शन कीजिएगा रिएक्शन होगा, तो जितना तेज आवाज से ये अंदर की तरफ दबेगा, रिकॉइल करेगा, तो उतने ही तेज से बाहर की तरफ आएगा। अब मान लीजिए बहुत कस के इसको मतलब साउंड सिग्नल ने प्रेस किया, तो अंदर क्या एयर इसको बाहर की तरफ धकेलेगा ना, तो ऐसा कंडीशन में फट के निकल गया, तब हो सकता है, तो उस डैमेज से बचाएंगे कैसे? तो क्या करता है, यहां पे एक ट्यूब रहता है, इसे कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, और ये ओपन होता है, यहां देख रहे हैं ना ओपनिंग, ओपन्स इनटू फेरिंग्स। कई इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो होगा क्या, अगर बहुत कस के वाइब्रेट किया तो फुटबॉल क्या होता है, चारों तरफ से क्लोज है, उसको मारिएगा तो एयर भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एयर बदले में आप ही को धक्का देगा, है ना। लेकिन इसमें क्या है, अगर कस के दब गया और कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है, तो एयर इधर आ जाएगा। यहां पे जो एयर भरा हुआ है वो एयर नीचे की तरफ आ जाएगा, और इसका ओपनिंग कहां है, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स से पॉज कीजिए, तो इसका ओपनिंग कहां है, फेरिंग्स में। तो अगर एयर बढ़ेगा, एयर का प्रेशर बढ़ेगा, एक्सेसिव एयर इधर से आ जाएगा, इसलिए क्या होगा, जो रिकॉइल करता है, जो रिएक्शन ये देता, उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा। तो ये एक तरीका है हमारे अंदर बने हुए हैं, जिससे हमारा ईयर ड्रम डैमेज होने से बच जाता है। बहुत तेज आवाज में भी, बहुत तेज वाइब्रेशन में भी ईयर ड्रम बहुत हद तक डैमेज से बचता है, इसी मैकेनिज्म के मदद से, ठीक है। अब क्या है, शायद लोड नहीं ले रहा है, पॉज कीजिए।